नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पीएम मोदी की रंग ला रही ऑयल डिप्लोमेसी। बीच समंदर से मुड़े रूसी तेल के जहाज, चीन को छोड़ अब भारत आ रहे एक्वा टाइटन जैसे विशाल टैंकर। ईरान इजराइल युद्ध के 20 दिन, जंग चरम पर जारी। ईरान ने साउथ पार्स गैस फील्ड का लिया बदला। कतर गैस प्लांट पर अटैक पर ट्रंप के बदले सुर। शशि थरूर ने पकड़ी कांग्रेस से अलग राह, राहुल गांधी को दिया झटका। थरूर बोले, मिडिल ईस्ट पर सरकार की चुप्पी जिम्मेदारी वाली स्ट्रेटजी, ये सरेंडर नहीं, जिम्मेदार शासन। पीएम मोदी की रैली से पहले मंत्री के घर हमले पर सख्त हुआ चुनाव आयोग। कोलकाता पुलिस से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। तो वहीं अपनी सीट पर डबल ट्रैप में फंसी ममता बनर्जी। अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गब्बार्ड का बड़ा बयान। तुलसी गब्बार्ड ने पाकिस्तान को बताया खतरा। कहा, अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरों में से एक है पाकिस्तान। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पीएम मोदी की ऑयल डिप्लोमेसी की। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच भारत की ऑयल डिप्लोमेसी रंग लाती दिखाई दे रही है। ग्लोबल मार्केट में मचे हड़कंप के बीच अब रूसी तेल से लदे वो जहाज जो पहले चीन जा रहे थे, बीच समंदर से रास्ता बदलकर अब भारत की ओर रुख कर रहे हैं। समंदर के रास्तों से एक दिलचस्प खबर सामने आई है कि रूस से कच्चा तेल लेकर चीन जा रहे 7 बड़े टैंकरों ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया है। अब ये जहाज चीन के बजाय भारत के बंदरगाहों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक अफ्रामैक्स टैंकर एक्वा टाइटन 21 मार्च को न्यू मैंगलोर बंदरगाह पहुंचने वाला है, जिसमें रूस का यूरालस क्रूड तेल लदा हुआ है। भारत ने रूसी तेल का इंपोर्ट भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। सर, पीएम मोदी की ऑयल डिप्लोमेसी कितनी रंग ला रही है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि पूरी दुनिया में अगर कोई लीडर है अभी जो इस सिचुएशन में वर्ल्ड पीस के लिए काम कर रहा है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। आज मैक्रो से उन्होंने बात की, उन्होंने अनवर साहब से बात की, इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर से। लगातार वो ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, तमाम लीडर से वो बातचीत कर रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो एक ग्लोबल क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज अक्रॉस द वर्ल्ड वो धाराशायी हो रहा है। तो एक तरफ डिप्लोमेसी बातचीत भी चल रही है और दूसरी तरफ मैंने कहा था कि भारत को बहुत मुनाफा होने जा रहा है। आज एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि जब से ये हॉर्मुज बंद हुआ है, अभी $110 है क्रूड का रेट। रूस से हम खरीद रहे हैं 70 और 80 के रेट में, पुराने रेट पे। और आपको मालूम है, भारत ने पिछले एक सप्ताह के अंदर 3 करोड़ मिलियन गैलन जो है वो ऑर्डर हमने रूस को प्लेस किया है। इतना ही नहीं, चीन जा रही थी 7 एक दो नहीं, 2 तो पहुंच रहा है। 7 इस तरह के जो शिप्स हैं, ऑयल जो जाना था जिनको चाइना, मतलब वो रूस से निकला चाइना के लिए, और अचानक से मालूम चलता है कि वो सब के सब हिंदुस्तान आ रहा है। कैसे हुआ कमाल? क्योंकि हमने रास्ते में ही उसकी बिडिंग कर दी हमारे ऑयल कंपनीज ने, और ये कहा कि भाई चाइना नहीं, अब इसको हिंदुस्तान ही लेकर के आ जाओ। अब कहने का मतलब ये है कि किस तरह की डिप्लोमेसी हो रही है भारत की तरफ से, ये दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। सरकार ने साफ साफ कहा है कि कोई गैस, तेल, इस सब की कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो पैनिक बाइंग करना बंद करें। ये नहीं कि बस घर के अंदर सिलेंडर भरते चले जा रहे हैं। गैस को लेकर के किल्लत है, लेकिन दुनिया के उन चंद देशों में से भारत है कि जहां इस क्राइसिस के बावजूद
1 रुपया भी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। जी, तो तनाव के बीच भारत की कूटनीति रंग ला रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत की है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति से बातचीत काफी अहम भी मानी जा रही है। बात युद्ध की करें तो युद्ध के 20 दिन हो चुके हैं। जंग अब और खतरनाक होता नजर आ रहा है। ईरान अब इजराइल अमेरिका के अटैक का बदला लेने लगा है। पहले इजराइल ने ईरान के गैस प्लांट साउथ पार्स पर अटैक किया। इससे ईरान भड़क उठा। उसने आव न देखा ताव और लगे हाथों कतर को निशाना बना लिया। ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लाफान पर मिसाइल दाग दी है। इससे रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में भयंकर आग लग गई है। प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप हो गया है। ट्रंप अब कह रहे हैं कि इजराइल ईरान के विशाल साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर और हमले नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तेहरान कतर के लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर और हमले करता है तो अमेरिका उस सुविधा को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। सर, युद्ध के 20 दिन पूरे हो गए हैं। ये युद्ध आपको किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आज घबराए हुए नजर आ रहे थे, 2-3 कारणों से। एक तो उनको पता ही नहीं था कि इजराइल ने ईरान के जो ऑयल डिपोज हैं, जहां से वो सारा कारोबार करता है, गैस प्लांट्स हैं, उसको निशाना बना रहा है। उनसे पूछा गया तो वो उनको पता ही नहीं। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। दूसरी समस्या अमेरिका के अंदर हो रही है। वहां के सेनेटोरियल कमेटी के अंदर लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। अब समस्या ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ ऑयल के लिए कर रहे थे, लेकिन ये युद्ध अचानक से स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेशंस को टारगेट करने के बजाय अब एक दूसरे देशों के ऑयल रिफाइनरीज, गैस डिपो और तमाम इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर बम्बार्डमेंट हो रहा है कि जिससे पूरी दुनिया में गैस और ऑयल की किल्लत होने जा रही है। अब इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा तो एक तो इकोनॉमिक होगा ही। अब डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसको अब कैसे रोका जाए। दिक्कत क्या है? युद्ध आप शुरू कर सकते हैं, यह फैसला आपके हाथ में होता है कि आप युद्ध शुरू कर सकते हैं। उसको रोकेंगे कब, वो युद्ध रुकेगा कब, ये परिस्थितियां तय करती हैं। और इसीलिए जो परिस्थिति नजर आ रही है वो इस युद्ध को और भी ज्यादा तेज और भी ज्यादा खतरनाक बनाता हुआ दिख रहा है। जी, तो ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में तबाही मची हुई है और हमारे देश में भी इसको लेकर राजनीति गर्म है। कांग्रेस ईरान अमेरिका की जंग पर भारत सरकार की चुप्पी की आलोचना करती आ रही है। कांग्रेस के मुताबिक ये खामोशी भारत के पुराने सिद्धांतों और राष्ट्रीय हितों के साथ धोखा है। पर इसी बीच शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी से अलग अपनी राय रखी है, जो राहुल गांधी के लिए बड़ा तमाचा है। शशि थरूर ने पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर मोदी सरकार की रणनीति की तारीफ की है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सरकार की चुप्पी उसकी हार नहीं बल्कि एक जिम्मेदार रणनीति है। इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखे अपने हालिया आर्टिकल में थरूर का मानना है कि जो लोग सरकार की चुप्पी को कायरता कह रहे हैं वो डिप्लोमेसी की मुश्किलों को नहीं समझ रहे हैं। थरूर का यह भी कहना है कि मल्टी अलाइनमेंट के इस दौर में सभी शक्तियों के साथ संतुलन बनाना ही भारत के हित में है। सर, कांग्रेस पार्टी तो बार बार पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड है, सरेंडर, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है, लेकिन शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी से अपनी राय अलग क्यों रखी है? देखिए, यह मसला डिप्लोमेसी का नहीं है, यह मसला ईरान वॉर का भी नहीं है। यह मसला कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की, जिसको कह सकते हैं कि एबिलिटी से जुड़ा हुआ है कि उनसे पार्टी नहीं चल पा रही। चुनाव सिर पे है और केरल के अंदर अभी बवाल मचा हुआ है और इस बीच आप एक ऐसा आर्टिकल लिखते हो, आपके सबसे पॉपुलर और सबसे बड़े लीडर अपने ही लीडर यानी राहुल गांधी के उन तमाम नैरेटिव के खिलाफ एक ऐसा आर्गुमेंट देते हैं जो दिखने में साफ साफ लग रहा है कि ये अकाट्य है। इतना तगड़ा अपोजिशन तो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया राहुल गांधी की। जिस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के 1 महीने के मेहनत के ऊपर पानी फेरा है। राहुल गांधी के चेहरे पे तमाचा है। क्या कह रहे थे ये लोग
ये लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रधानमंत्री कायर हैं, प्रधानमंत्री डरपोक है, प्रधानमंत्री ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद क्यों नहीं ट्विटर पे कंडोलेंस मैसेज लिखा। आप इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े नजर आ रहे हो, यही आरोप ये पूरे पार्लियामेंट सेशन के दौरान। अब दिक्कत ये है कि जो तेल गैस की जो बात थी वो तो सरकार ने पूरा कर दिया, जिस तरह से खबरें आ रही कि शिप्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक था, शशि थरूर ने कहा कि आप गलत कह रहे हो। पहले भी इस तरह के सिचुएशंस आए हैं, जब सोवियत यूनियन अटैक किया करता था तब भी हम चुप रहा करते थे। उन्होंने कहा कि ये साइलेंस जो है वो एक स्ट्रेटजी है, ये कोई कावर्डनेस नहीं है बल्कि स्टेट्समैनशिप है। आप नेशनल इंटरेस्ट को आगे रख करके अगर आप चीजों को देखेंगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि भारत की सरकार जो पोजीशन ले रखी है वो भारत के हित में है। मतलब एक दो तरीके से अपने आर्टिकल के जरिए शशि थरूर ने कह दिया कि राहुल गांधी को न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ में आती है, न डिप्लोमेसी समझ में आती है, और जिस तरीके से वो गाइडेड हैं वो हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। मतलब एक तरीके से आर्टिकल के जरिए उन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही ही साबित कर दिया है। जी, अब बात बंगाल विधानसभा चुनाव की। बंगाल में चुनाव आयोग जबरदस्त एक्शन में है। हाल में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री शशि पांजा के आवास पर हुए हमले के संबंध में अब चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने घटना के समय पुलिस की भूमिका और उत्तरी कोलकाता के गिरीश पार्क क्षेत्र में हुई घटना से पहले उपलब्ध खुफिया जानकारियों के बारे में पूरा स्पष्टीकरण मांगा है। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी को उनके ही सीट भवानीपुर में घेरने के लिए शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में उतर आए हैं। आज जबरदस्त प्रचार करते दिखे वो। जनता का भरपूर समर्थन पाकर शुभेंदु अधिकारी आज काफी खुश भी दिखाई दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आज शुरुआत हो गई है, ममता का जाना तय है, आने वाले दिनों में वोटिंग की ये हवा एकदम सुनामी होगी। ममता बनर्जी 25,000 से 30,000 वोटों से हार जाएंगी। साथ ही टीएमसी से बर्खास्त किए गए हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी से ममता के खिलाफ मुस्लिम प्रत्याशी को भी उतार दिया है। सर, चुनाव आयोग का लगातार एक्शन और अपनी ही सीट भवानीपुर पर कैसे ममता बनर्जी चारों तरफ से फंस गई हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो कर रही है वहां पे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहां तमाम अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, उनके अंदर खलबली मची हुई है कि किसकी सामत आने वाली है, किसी को कुछ पता नहीं। अब तो कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर बदले गए, डीजीपी बदल दिए गए, और अब उनसे यह मांगा जा रहा है कि जरा पता करो कि वो जो लोकल स्तर पे कौन कौन अधिकारी थे पुलिस वाले और किन की कोताही की वजह से वहां ये घटना घटी, जरा इसके बारे में पता करो। प्लस एक और बड़ी बात, लिस्ट निकाला जा रहा है पुलिस अधिकारियों के, आईएएस अधिकारियों को, और उनको ये कहा जा रहा है कि भाई चुनाव तक आप पश्चिम बंगाल से बाहर जाएं। ये अनप्रेसिडेंटेड है। उनसे कहा जा रहा है कि आप बंगाल छोड़ के निकले, आप यहां मौजूद रहेंगे, कुछ न कुछ कारस्तानी करते रहेंगे और आप यहां पे इलेक्शन को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखिए कि ममता बनर्जी की राजनीति का एक सबसे बड़ा जो एक पहलू था कि वो चुनाव प्रशासन और पुलिस के बल पे जीता करती थी, उसको हटा दिया गया है। और ऊपर से आप देखिए, हुमायूं कबीर ने करीब 150 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। वो पहली लिस्ट है। उन तमाम मुस्लिम इलाकों में वो कितनी सीटें जीतेंगे, हारेंगे, वो पता नहीं, लेकिन एक एक मुस्लिम वोट जो हुमायूं कबीर की पार्टी को मिलने वाला है वो ममता बनर्जी के लिए चिंता का विषय है। और ऊपर से भवानीपुर के अंदर जहां ऑलरेडी 47,000 वोट काट दिए गए हैं और 14,000 वोट अभी विचाराधीन है, तो ममता बनर्जी के लिए तो ये तो दोतरफा वॉर है। क्योंकि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी की रैलियां और प्रचार में जनता का उमाड़ देखने को मिल रहा है, उमड़ उमड़ के जनता पहुंच रही है, ममता बनर्जी के लिए
बहुत बड़ी चुनौती अपने ही घर में पैदा हो गई है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा है जो सीधे अमेरिकी धरती को निशाना बना सकती है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM इसमें शामिल है और ये अमेरिका के मेनलैंड तक हमला कर सकती है। अमेरिकी सीनेट में पेश अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को उन देशों की सूची में शामिल किया गया जो अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरे बनते जा रहे हैं। वैसे इस लिस्ट में चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान भी शामिल है। सर, ये जो दावा तुलसी गबार्ड कर रही है इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में पाकिस्तान इसकी तैयारी में जुटा है? देखिए, तुलसी गबार्ड है कौन, इसको पहले समझ लीजिए। शी इज द हेड ऑफ इंटेलिजेंस कम्युनिटी, मतलब जो टोटल अमेरिका के अंदर जितने भी खुफिया एजेंसीज है, CIA, FBI, मिलिट्री इंटेलिजेंस से तमाम इस तरह के 17 एजेंसीज हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सब मिला के उसकी वो चीफ है। CIA का भी जो हेड होगा वो इनको रिपोर्ट करता है। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया और खुद वो सेनेटोरियल कमिटी वो उसके सामने वो पहुंची। जैसे यहाँ पे संसदीय समिति होती है, वहाँ पे हर इस तरह के अधिकारियों को उनका जवाब देना पड़ता है जो सवाल पूछे जाते हैं। अब वहाँ जब वो पहुंची तो उन्होंने ये खुलासा किया कि पहले तो काउंटिंग होती थी किसकी, चीन की, रूस की, साउथ कोरिया और ईरान, जो अमेरिका के लिए खतरा है। ईरान के ऊपर हमला करने की वजह भी यही है कि इसने इस तरह के हाइपरसोनिक ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना लिए हैं दैट कैन टारगेट अमेरिकन मेनलैंड। इसलिए ये चीज उनको नहीं दी जा सकती, ये खत्म करने के लिए ये हमला हुआ है। अब इसमें जो बड़ी बात हुई है वो ये कि इस लिस्ट में पाकिस्तान को भी जोड़ दिया गया है। पाकिस्तान में तो हड़कंप मचा हुआ है कि पता नहीं, अभी ईरान के बाद उनका नंबर लग गया, ईरान के बाद उनका नंबर लग गया। ईरान के साथ तो दिक्कत भी थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो ऐसी परिस्थिति है कि उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर ये नूर खान बेस के अंदर जो है उस पे भी अमेरिकन का जो है वो पूरा वर्चस्व है। अब पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं, वहां पे लोग पूछ रहे हैं कि इसका मतलब ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर लग गया। पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप एक मित्र देश के रूप में, नॉन नेटो स्ट्रेटेजिक अलायंस, इस तरह की चीजें पाकिस्तान को सहूलियत दी गई थी। अब मालूम चल रहा है कि अमेरिका की सरकार ने पाकिस्तान को दुश्मनों की लिस्ट में, खतरे के लिस्ट में डाल दिया है। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर है और पाकिस्तान के लिए एक उल्टी गिनती। अमेरिका कब पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को नेस्तो नाबूद कर दे, सीज कर ले, अपने साथ उठा ले जाए, ये सिर्फ समय की बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।